मैंने अपने दादाजी को कभी किसी अंधविश्वास पर भरोसा करते नहीं देखा। वो हमेशा कहते थे कि हर चीज़ का कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। गांव में जब भी कोई भूत प्रेत या अजीब घटनाओं की बातें करता तो वो बस मुस्कुराकर बात टाल देते थे। लेकिन मेरी दादी हमेशा कहती थी कि एक रात ऐसी आई थी जिसने दादाजी को पूरी तरह बदल दिया। उस रात के बाद उन्होंने कभी अंधेरा होने के बाद गांव के उस रास्ते पर कदम नहीं रखा। जब भी मैंने उनसे पूछा कि आखिर उस रात हुआ क्या था तो वो बस इतना कहते, कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश मत करना, बस उनसे दूर रहना सीखो। कई साल बाद दादी ने मुझे वो पूरी घटना सुनाई, ठीक उसी तरह जैसे दादाजी उन्हें सुनाया करते थे। ये बात लगभग 1996 की है। मैं उस समय करीब 30 साल का था और मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स के एक छोटे से गांव में रहता था। हमारा गांव इतना छोटा था कि वहाँ हर आदमी एक दूसरे को नाम से जानता था। अगर किसी के घर कोई मेहमान आता तो शाम तक पूरे गांव को पता चल जाता था। गांव तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, एक सकड़ी सड़क जो चीड़ के घने जंगलों और छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच से होकर आती थी। वही सड़क गांव के बीच से गुजरती और आखिर में नदी के किनारे जाकर खत्म हो जाती थी। उस नदी पर हम मछुआरे अपनी नाव बांधते थे। किनारे पर लकड़ी का एक छोटा प्लेटफॉर्म बना था जहाँ से लोग मछली पकड़ते थे। उन्हीं दिनों वहाँ एक छोटा सा स्टोर रूम भी बन रहा था जिसमें जाल, चप्पू और बाकी सामान रखा जाना था। गांव के बीचों बीच एक पुराना सफ़ेद चैपल था। हर शाम वहाँ प्रार्थना होती थी, लेकिन प्रार्थना खत्म होने के बाद भी हम गांव के कुछ लोग अक्सर चैपल के बाहर रखे लकड़ी के बेंच पर बैठकर देर तक बातें करते रहते थे। गांव छोटा था, कोई भाग दौड़ नहीं, कोई शोर नहीं, बस पहाड़, जंगल और अपने लोग। उस रात भी सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। करीब 10 बजे होंगे। मैं अपने 4 दोस्तों के साथ चैपल के बाहर बैठा था। हम में से कोई बीड़ी पी रहा था, कोई अगले हफ्ते नदी में मछली पकड़ने की तैयारी की बात कर रहा था, तो कोई इस साल ज़्यादा बारिश होने की वजह से बढ़ते पानी की चिंता कर रहा था। रात काफ़ी शांत थी। दूर कहीं नदी के बहते पानी की हल्की आवाज़ आ रही थी। चीड़ के लंबे पेड़ों से टकराकर चलने वाली ठंडी हवा एक अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। ऐसी रातें हमारे गांव में बिल्कुल आम थी। फिर अचानक उस सन्नाटे के बीच एक आवाज़ सुनाई दी। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। पहले लगा कि शायद किसी घर से आ रही होगी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी। इस बार मैंने सड़क की तरफ देखा। धुंधली रोशनी में मुझे एक औरत दिखाई दी। वो अकेली थी। उसने हल्के रंग के कपड़े पहन रखे थे और ऊपर से एक गहरा शॉल ओढ़ रखा था। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसका सर झुका हुआ था। वो बहुत आराम से चल रही थी। हर कदम के साथ उसकी पायल की आवाज़ पूरे सन्नाटे में गूंज रही थी। कुछ पल तक हम बस उसे देखते रहे। फिर मेरे एक दोस्त ने धीरे से कहा, तो इसे पहचानता है? मैंने सर हिलाया। नहीं। दूसरे ने कहा, मैंने भी इसे पहले कभी नहीं देखा। ये बात सुनकर मुझे पहली बार अजीब लगा। हमारे गांव में कोई अजनबी आए और हमें पता ना चले, ऐसा लगभग नामुमकिन था। ऊपर से रात के 10 बजे एक औरत, वो भी अकेली। ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। तभी हमारे साथ बैठे सबसे उम्र दराज आदमी ने धीरे से कहा, इतनी रात को कोई औरत अकेली सड़क पर नहीं चलेगी। हम सब फिर उसकी तरफ देखने लगे। वो बिना इधर उधर देखे बस चली जा रही थी। मैंने उसे आवाज़ लगाई, बहन जी सुनिए। उसने कोई जवाब नहीं दिया। न उसने पीछे मुड़कर देखा, न उसकी चाल बदली। मैंने फिर ज़ोर से आवाज़ लगाई, रुकिए, आपको कहीं जाना है क्या? इस बार भी कुछ नहीं। ऐसा लगा जैसे उसने हमारी आवाज़ सुनी ही ना हो। अब तक हम सब अपनी जगह से उठ चुके थे। मेरे एक दोस्त ने कहा, शायद किसी दूसरे गांव से आई होगी। मैंने जवाब दिया, लेकिन इस रास्ते से कोई आता जाता नहीं, और अगर आती भी तो इतनी रात को, वो भी अकेले। कुछ सेकंड तक हम चुप रहे। फिर मैंने कहा, चलो उससे पूछ के आते हैं। हम पांचों सड़क पर उतर आए। शुरुआत में हम बिल्कुल आराम से उसके पीछे चल रहे थे। मुझे पूरा यकीन था कि 1-2 मिनट में उसके पास पहुंच जाएंगे, लेकिन करीब 2 मिनट चलने के बाद भी वो हमसे उतनी ही दूर थी। मैंने कदम थोड़े तेज़ कर दिए। बाकी लोगों ने भी ऐसा ही किया, लेकिन दूरी बिल्कुल नहीं घटी। वो न दौड़ रही थी न तेज़ चल रही थी। फिर भी हम उसके करीब नहीं पहुंच पा रहे थे। मेरे एक दोस्त ने हंसते हुए कहा, लगता है आज ही बूढ़े हो गए सब। हम भी हल्का सा मुस्कुरा दिए, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे ये बात परेशान करने लगी थी। हम गांव की आखिरी कुछ झोपड़ियां भी पीछे छोड़ चुके थे। अब सड़क के दोनों तरफ सिर्फ ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ थे।
हवा पहले से कहीं ज़्यादा ठंडी हो गई थी। तभी मैंने देखा सड़क पर हल्की हल्की धुंध उतरने लगी। मेघालय में धुंध कोई नई बात नहीं थी, इसलिए पहले तो हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जितना आगे बढ़ते गए धुंध उतनी घनी होती गई। कुछ ही मिनटों में पेड़ों की आकृतियां धुंधली पड़ने लगी। सड़क का दूसरा किनारा दिखाई देना बंद हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। गांव की आखिरी रोशनी भी अब नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी सफेद दीवार के बीच चल रहे हो। अब हम मुश्किल से एक दूसरे को देख पा रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी वो औरत अब भी हमें साफ दिखाई दे रही थी। हमसे करीब 20-25 फीट आगे, उसकी धीमी चाल में, जैसे उसे पता हो कि हमें बस उतना ही दिखाई देगा जितना उसे दिखना चाहिए। और उस घने सन्नाटे में अब सिर्फ दो ही चीज़ें बची थी, उसकी धुंधली परछाई और उसकी पायल की आवाज़। मैं पहली बार रुक जाना चाहता था। दिल कह रहा था बस अब वापस लौट चलते हैं, लेकिन तभी मेरे एक दोस्त ने धीरे से कहा, इतनी दूर आ गए हैं तो बस थोड़ा और पकड़ ही लेंगे। मैंने एक बार फिर उस औरत की तरफ देखा। वो बिना पीछे मुड़े उसी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, और न जाने क्यों हम पांचों ने बिना कुछ कहे एक बार फिर उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। ना हम आवाज़ लगा रहे थे, ना हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। हम फिर उसी औरत के पीछे चलने लगे। अब तक हमें गांव से निकले हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। अगर कोई मुझसे उस समय पूछता कि हम कितनी देर से चल रहे हैं, तो शायद मैं सही जवाब भी नहीं दे पाता, क्योंकि उस धुंध के बीच समय का भी जैसे कोई मतलब नहीं रह गया था। बस सामने एक औरत थी और हम उसके पीछे थे। धुंध अब इतनी घनी हो चुकी थी कि सड़क का दूसरा किनारा भी पूरी तरह गायब हो गया था। चीड़ के लंबे पेड़ भी अब सिर्फ धुंधली परछाइयों की तरह दिखाई दे रहे थे। मैंने अपने दाएं तरफ चल रहे दोस्त की ओर देखा। वो मुश्किल से साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन सबसे अजीब बात वो अभी भी वहीं थी। हम चाहे जितना आगे बढ़ते, वो औरत हमेशा हमसे लगभग 20-25 फीट की दूरी पर ही रहती। ना एक कदम ज़्यादा, ना एक कदम कम। मैंने अपने कदम और तेज़ कर दिए। मेरे साथ बाकी लोगों ने भी अपने चलने की रफ्तार बढ़ा दी। अब हम तेज़ तेज़ चल रहे थे, लेकिन सामने वाली औरत, वो अब भी उसी धीमी चाल में चल रही थी। उसके कदमों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, फिर भी हम उसके करीब नहीं पहुंच पा रहे थे। मैंने पहली बार जोर से आवाज़ लगाई, बहन जी सुनिए। मेरी आवाज़ धुंध में गूंज कर कहीं खो गई। कोई जवाब नहीं। मैंने फिर पुकारा, आप कौन हैं? इस बार भी सिर्फ उसकी पायल की आवाज़ सुनाई दी। मेरे अंदर बेचैनी बढ़ने लगी थी। मेरे साथ चल रहे सबसे उम्र दराज आदमी ने धीरे से कहा, मुझे नहीं लगता हमें और आगे जाना चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखा। क्यों? उसने बिना मेरी तरफ देखे जवाब दिया, पता नहीं, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरे एक दोस्त ने हंसकर कहा, अरे डर गए क्या? लेकिन इस बार कोई उसकी बात पर हंसा नहीं। सच तो ये था, डर हम सबको लग रहा था, बस कोई मान नहीं रहा था। मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। जहाँ से हम आए थे वहाँ सिर्फ सफ़ेद धुंध थी। न गांव दिखाई दे रहा था, न चैपल, न किसी घर की रोशनी। ऐसा लग रहा था जैसे हम इस सड़क पर अकेले रह गए हों। मैंने खुद को समझाया कि धुंध की वजह से ऐसा लग रहा है, लेकिन दिल ये मानने को तैयार नहीं था। इसी बीच सड़क के किनारे झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। हम सब एक साथ रुक गए। कुछ ही पल बाद एक कुत्ता बाहर निकला। मैं उसे पहचान गया। वो हमारे गांव का ही कुत्ता था। अक्सर रात को गलियों में घूमता रहता था और गांव के ज़्यादातर लोगों को पहचानता था। वो हमारे पास आया, कुछ देर तक हमारे साथ साथ चलता रहा। फिर उसकी नज़र सामने चल रही उस औरत पर पड़ी। वो वहीं रुक गया। उसने गर्दन थोड़ी नीची की, कानों को पीछे कर लिया, धीरे धीरे कराहने लगा। मैंने उसे आवाज़ दी, आजा आजा, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उसकी नज़रें उस औरत पर टिकी थी। अगले ही पल उसने इतनी ज़ोर से रोना शुरू किया कि हम सब सहर उठे। वो पलटा और जितनी तेज़ दौड़ सकता था उतनी तेज़ गांव की तरफ भाग गया। हम पांचों कुछ सेकंड तक वहीं खड़े रह गए। मेरे एक दोस्त ने धीरे से कहा, जानवर अक्सर वो महसूस कर लेते हैं जो इंसान नहीं कर पाते। उसकी बात सुनकर किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि शायद हम सबके मन में भी यही बात चल रही थी। लेकिन फिर सामने से वही आवाज़ आई। वो औरत अब भी चल रही थी, जैसे उससे हमारी मौजूदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हो। मैंने गहरी सांस ली। चलो, मैंने कहा, अब वापस मुड़ेंगे तो सारी रात यही सोचते रहेंगे कि वो थी कौन। शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हम फिर उसके पीछे चल पड़े। कुछ मिनट बाद
मुझे दूर से बहते पानी की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं इस रास्ते को अच्छी तरह जानता था। इसका मतलब साफ था, नदी अब बहुत पास थी। सड़क हल्की सी ढलान में बदल चुकी थी। मेरे कदम अपने आप धीमे हो गए, लेकिन सामने वाली औरत वो अब भी उसी चाल में चल रही थी। और फिर अचानक उसकी पायल की आवाज़ बंद हो गई, इतनी अचानक कि हमारे कदम भी वहीं रुक गए। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा छा गया कि सिर्फ नदी का बहता पानी ही सुनाई दे रहा था। मैंने सामने देखा, धुंध अब भी बहुत घनी थी, लेकिन उसके बीच उसकी परछाई अब भी दिखाई दे रही थी। वो चल रही थी, बस अब बिना किसी आवाज़ के। मेरा गला सूख गया। कुछ और कदम चलने के बाद धुंध थोड़ी सी हटी और मुझे सामने लकड़ी का वो प्लेटफॉर्म दिखाई दिया जहाँ से हम मछली पकड़ा करते थे। बस उसके आगे सड़क खत्म हो जाती थी। मैंने राहत की सांस ली। मन में आया अब वो ज़रूर रुक जाएगी, लेकिन अगले ही पल जो मैंने देखा उसने मेरी ज़िंदगी भर की सोच बदल दी। वो सड़क के आखिरी किनारे तक पहुंची और बिना एक पल रुके आगे बढ़ गई। न उसने छलांग लगाई, न वो पानी में उतरी, बस वैसे ही चलती रही जैसे उसके सामने अब भी सड़क हो। मैं वहीं जम गया। मेरी आंखें उसके ऊपर टिकी थी। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं जो देख रहा हूँ वो सच है भी या नहीं। तभी मेरे बगल में से 2 लोग आगे बढ़ने लगे। मैंने उनकी तरफ देखा। उनके चेहरे बिल्कुल सपाट थे, आंखें सिर्फ उसी औरत पर टिकी थी, जैसे उन्हें अपनी आसपास की कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही हो। वो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने ज़ोर से चिल्लाया, अरे रुको, लेकिन उन्होंने जैसे मेरी आवाज़ सुनी ही नहीं। बस एक और कदम और वो सीधा नदी में गिर जाते। मैं और बाकी 2 दोस्त दौड़कर उनकी तरफ पहुँचे। हमने पीछे से उन्हें पूरी ताकत से पकड़ लिया, लेकिन वो रुक नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें अपनी तरफ खींच रहा हो। उन्होंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। हम तीनों पूरी ताकत लगाकर उन्हें पीछे खींच रहे थे। कुछ सेकंड तक वहाँ अजीब सी खींचातानी चलती रही। फिर अचानक दोनों के शरीर ढीले पड़ गए। उन्होंने तेज़ी से सांस ली और घबराकर इधर उधर देखने लगे। उनमें से एक ने कांपती आवाज़ में पूछा, हम यहाँ कैसे आ गए? दूसरे ने नदी की तरफ देखा, फिर हमारी तरफ, और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने तुरंत सामने देखा, जहाँ कुछ पल पहले वो औरत पानी पर चल रही थी। वहाँ अब सिर्फ धुंध थी, न उसकी परछाई, न उसकी पायल, न पानी में कोई हलचल, बस घना कोहरा और तेज़ बहती नदी। उस पल हम में से किसी ने एक दूसरे को कुछ नहीं कहा। हमें किसी जवाब की ज़रूरत नहीं थी। हम पांचों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, मुड़े और जितनी तेज़ दौड़ सकते थे उतनी तेज़ गांव की तरफ भाग पड़े। हम पांचों बिना पीछे देखे भागते रहे। उस समय हमें ये भी याद नहीं था कि कौन किसके साथ दौड़ रहा है। बस एक ही बात दिमाग में थी, किसी तरह गांव पहुंचना है। जब चैपल की हल्की सफ़ेद दीवारें धुंध के बीच दिखाई दी, तब जाकर हमने पहली बार रुकने की हिम्मत की। सबकी सांसें बुरी तरह फूल रही थी। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। हम पांचों बस एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। कुछ मिनट बाद मैंने ही चुप्पी तोड़ी। आज रात जो हुआ उसके बारे में अब किसी को कुछ मत कहना। मेरे दोस्त ने बिना कुछ पूछे सर हिलाया। सच कहूँ तो मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था कि हमने जो देखा था आखिर वो क्या था। अगर हम उसी वक्त जाकर पूरे गांव को बताते कि हमने एक औरत को नदी के ऊपर चलते देखा है, तो शायद सबसे पहले हम पर ही हंसी उड़ती। उस रात में घर तो पहुंच गया, लेकिन सो नहीं पाया। बार बार वही दृश्य आंखों के सामने आ रहा था। वो औरत, उसकी पायल, घना कोहरा और सड़क खत्म होने के बाद भी उसका चलते चले जाना। सुबह होते ही मैं घर से निकल गया। चैपल के पास पहुंचा तो मेरे बाकी 4 दोस्त पहले से ही वहां खड़े थे। शायद उनमें से कोई भी नहीं सो पाया था। हमने तय किया कि दिन की रोशनी में एक बार फिर उस जगह चलकर देखते हैं। अगर हमें कोई वजह मिल गई तो शायद रात की सारी बातें सिर्फ हमारा वहम साबित हो जाएगी। हमारे साथ गांव के कुछ और लोग भी चल दिए। सूरज निकल चुका था। रात वाला कोहरा भी पूरी तरह गायब हो चुका था। अब वही रास्ता बिल्कुल सामान्य लग रहा था। चीड़ के ऊंचे पेड़, ठंडी हवा, पक्षियों की आवाज़ और दूर से सुनाई देता नदी का बहता पानी। अगर कोई पहली बार वहां जाता तो उसे कभी यकीन नहीं होता कि कुछ घंटे पहले उसी रास्ते पर हम पांचों डर के मारे जान बचाकर भागे थे। करीब 20 मिनट बाद हम नदी के किनारे पहुंच गए। लकड़ी का प्लेटफॉर्म वहीं था। नावें अपनी जगह बंधी हुई थी। पानी बिल्कुल सामान्य तरीके से बह रहा था। हमने सबसे पहले आसपास का पूरा इलाका देखा। कहीं कोई नाव दूसरी तरफ तो नहीं गई थी, कहीं किसी ने लकड़ी का कोई तख्ता तो नहीं रखा था, कहीं कोई ऐसा रास्ता तो नहीं था जो हमें रात के अंधेरे में दिखाई न दिया हो। लेकिन
वहाँ कुछ भी नहीं था। नदी वैसी ही थी जैसे हमेशा रहती थी। मेरे एक दोस्त ने धीरे से कहा, शायद रात में आंखों को धोखा हुआ होगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं क्यों मेरी नज़र बार बार उस जगह पर जा रही थी जहाँ नया स्टोर रूम बन रहा था। पिछले कुछ दिनों से वहाँ काम चल रहा था। मजदूरों ने शाम को नदी किनारे काफ़ी सारी नई रेत फैलाई थी। मैं धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ा। बाकी लोग भी मेरे पीछे आ गए। गीली रेत पर बहुत सारे पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। मैं झुककर उन्हें देखने लगा। पहली नज़र में मुझे राहत मिली। ये तो हमारे ही पैरों के निशान थे। मैंने अपना पैर एक निशान पर रखकर देखा। वो बिल्कुल मेरे जूतों के निशान से मेल खा रहा था। मेरे बाकी दोस्तों ने भी अपने अपने निशान पहचान लिए। हम रात में घबरा कर भागे थे और उन्हीं के निशान अभी भी रेत पर बने हुए थे। कुछ पल के लिए मुझे लगा शायद सच में रात का डर ही था। लेकिन तभी मेरे पीछे खड़े एक आदमी ने धीमी आवाज़ में कहा, ज़रा इधर देखना। मैंने उसकी उंगली की तरफ देखा। हमारे पैरों के निशानों के बस कुछ इंच की दूरी पर एक और निशान की कतार बनी हुई थी। पहली नज़र में वो बिल्कुल नॉर्मल लगी। छोटे पैरों के निशान जैसे किसी औरत के हो। मैं उनके पास जाकर बैठ गया, फिर ध्यान से देखने लगा और अगले ही पल मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने अपने पैरों के निशान की तरफ देखा, फिर उस निशान की तरफ, फिर दोबारा अपने निशानों की तरफ। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। हमारे पैरों के निशान बिल्कुल सामान्य थे। जहाँ हमने कदम आगे बढ़ाए थे वहाँ उंगलियों के निशान थे और पीछे एड़ी। लेकिन उसी दूसरी कतार में सब कुछ उल्टा था। हर एक निशान में उंगलियां गांव की तरफ थी और एड़ियां नदी की तरफ। मैंने दोबारा देखा, शायद आंखों का धोखा हो, लेकिन नहीं, हर एक निशान बिल्कुल वैसा ही था। मेरे दोस्त ने भी झुककर देखा। फिर गांव के बाकी लोग भी हमारे आसपास इकट्ठा हो गए। कुछ देर तक वहाँ ऐसा सन्नाटा छाया रहा कि सिर्फ नदी का बहता पानी सुनाई दे रहा था। एक बुजुर्ग मछुआरे ने कांपती आवाज में कहा, ये निशान सामान्य नहीं है। किसी ने उसकी बात का विरोध नहीं किया क्योंकि वहाँ मौजूद हर आदमी अपनी आंखों से वही देख रहा था। हमने पूरी जगह दोबारा देखी। कोई दूसरा रास्ता नहीं था। नदी में उतरने के निशान नहीं थे। नावें अपनी जगह बंदी थी। रेत पर सिर्फ दो तरह के पैरों के निशान थे, एक हम 5 लोगों के और दूसरे उस औरत के। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसके हर कदम में पैर उल्टे थे। उस दिन के बाद मैंने कभी रात के समय उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया। अगर किसी वजह से देर हो जाती तो मैं किसी रिश्तेदार के घर रुक जाता, लेकिन अंधेरा होने के बाद उस नदी की तरफ कभी नहीं गया। आज उस घटना को लगभग 30 साल हो चुके हैं। मैं आज भी नहीं कह सकता कि उस रात हमने क्या देखा था।